धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ने गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन के खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं विशेष रूप से। और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि लगाना चाहिए मुझे, क्योंकि इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वक्त निकाल लेते हैं कृषिकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। आप वापिस आ चुके हैं अपने तमाम बिहार का, झारखंड का और महाराष्ट्र का दौरा खत्म करने के बाद। धन्यवाद। यहाँ का वेदर भी कल आने के बाद देखा काफी अच्छा हो गया है। चलिए जी, खैर, गर्मी आपने कहीं और बिता ली है, ये भी ज्यादा ठीक रहा है। अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की, और पहली खबर एस जयशंकर के हवाले से है। वो दौरे पे चले गए हैं चाइना में, एससीओ में। एससीओ में एक्चुअली तैयारी चल रही है। ये पहले डिफेंस मिनिस्टर गए थे, अब फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। अंततः हेड ऑफ कंट्रीज यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होंगे, उन लोगों की मीटिंग होनी है अगस्त के अंतिम दिन, और अगस्त सितंबर यानी 31 अगस्त से 1 सितंबर को मीटिंग 2 दिवसीय होगा संभवतः। उसकी तैयारी चल रही है। तो भारत की जो पूरी कोशिश है वह है कि अंदर से जो भी हो, यानी बिजनेस का तो है ही है, बेसिक जो एससीओ का है वह है इकोनॉमी, लेकिन उसके साथ जो रीजनल सिक्योरिटी जोड़ते हैं और तथाकथित रूप से एंटी टेररिज्म का फंडा लाते हैं। और उसमें भारत की है कि आप टेररिज्म के अगेंस्ट करें, चूंकि वह देश की हमारी जो अंदरूनी स्थिति है और उसमें दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई हमारी मुख्य समस्या जो है टेररिज्म है। वास्तव में हमारे देश की हो, किसी विश्व को हो, वह मुख्य समस्या है रोजगार की, मुख्य समस्या है शिक्षा और घर की। उसकी बातचीत नहीं करना है, बल्कि हम उन चीजों पे बात करें कि यहाँ एक बम फूट गया, वहां वो मारे गए, वहां वैसा हो गया। जबकि असल में ये जो आतंकवादी घटना है वो पूंजीवाद के गर्भ से वैसे ही पैदा हो रही है जैसे बेरोजगारी से हो रही है। जी, यहां मुझे लगता है आपने पाकिस्तान को छोड़ दिया। लगता है पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है एससीओ में। तमाम देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ सीधा उसको आतंकी देश मानते हुए प्रस्ताव पास किया जाए। वो एक अड़चन, बड़ी अड़चन नहीं लग रही है आपको? पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो चीन का उसके साथ जो भी आर्थिक संबंध है और बाकी पुराना संबंध है। हाल फिलहाल में देखें तो पिछले कई वर्षों से उसका संबंध रूस से भी बड़ा बेहतर हुआ है, बेलारसिया से भी बढ़ रहा है, अमेरिका से भी ठीक ठाक है। तो आप उसको नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं से ये सारे के सारे देश, खासकर अमेरिका भी पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस के रूप में देखता है, अफगानिस्तान के अंदर प्रवेश करने का रास्ता देखता है। इसलिए उसकी संभावना बड़ी कम है। हाँ, खास खास टेररिस्ट एक्ट पर आप आते हैं तो उसमें बलूचिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आता है, वजीरिस्तान भी आता है, पाकिस्तान का एक दूसरे पर आरोप डालते रहे हैं। तो जब इन बड़े लोगों की मीटिंग होती है तो दिखावा के लिए बोल दे, अंदर में ये होता है कि भैया हमारे तुम बिजली खरीद लो, तुम्हारे यहां से हम टमाटर आम ले लेते हैं। जी, क्या बेहतर ना होगा कि हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पे जाकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो? हम यहाँ आनन फानन में पहलगाम हमले के बाद संसद का सत्र आहूत करते और अपने संसद से प्रस्ताव पास करके पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित कर देते। हमने तो खुद किया नहीं, दुनिया से आए तो मचवा रहे हैं। कम से कम अपने यहां से तो शुरू कर देते। आपने बहुत सही फरमाया कि पाकिस्तान को यदि आतंकी घोषणा करना, आतंकवादी देश घोषित करना है, या पाकिस्तान के अब कुछ चंद उनकी एक्टिविटीज को, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर में हो या भारत के किसी दूसरे अंश में, अंग में हो, भाग में हो, या कहीं ना कहीं से अफगानिस्तान के साथ कुछ समय पहले चल रहा हो, तो हम अपने देश में तो शुरुआत करें। वह हम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कारण हो। जबकि हमारी जो भी सत्ता जिसकी भी बनती है, आरएसएस हो या एनडीए की हो, वह पूर्ण बहुमत में है और जो चाहे करवा सकते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी भी देखिए दिल्ली में पाकिस्तान का दूतावास खुला हुआ है, हमारा दूतावास पाकिस्तान में खुला हुआ है, और बस एक आडंबर है जो पूरी दुनिया में 56 इंच का सीना फुला फुला के चाणक्य नीति के साथ मठ की तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है मुंबई से।
बल्ले बल्ले हो गई है एलन मस्क की, भारत में उसकी टेस्ला आ गई है सर। भारत में आ गई, मुंबई में हो गया, कल या परसों दिल्ली में होगा, एक और किसी राज्य में होने की बात हो रही है। और ये बता दूं, वो तो खुल ही रहा है, जिसको खरीदना है खरीदे, मेरे बस की चीज नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं खरीद पाएंगे हाल नहीं, फिलहाल की स्थिति को बिल्कुल बिल्कुल। देखते हुए। इसका दाम जो है सो बेसिकली 59 से 60 लाख तक है। और आगे वाले वर्षन जो है, जो एडवांस वर्षन है, लॉन्ग रेंज है, वह 70 लाख है। और यह भी पता चला है कि यह दाम जो चीन में जा रहा है या जर्मनी में बेच रहे हैं उससे अधिक है। हम्म। कारण है कि हमारे यहां जो भी टैक्स है जो बाहर से आ रहा है, वह इन देशों से ज्यादा है। टैरिफ कहें या इंपोर्ट ड्यूटी कहें, वह ज्यादा है। भारत सरकार यदि कुछ हम पर रहम करे तो घटा दे, तो 2-4 लाख शायद और कम हो सकता है, या 5 लाख तक कम हो सकता है। जी। ठीक है, आपने कहा है। अब मैंने इसे वैसे कहा कि एलन मस्क की बल्ले बल्ले हो गई है, पर हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीयों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। पहले उन्हें विदेश से गाड़ी मंगानी पड़ती होगी, अब यहीं पे उनको गाड़ी मिल जाया करेगी। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट की, जो हमारे पास आ रहा है खेल के मैदान से। एक और, जहां पाकिस्तान की टीम हमारे यहाँ खेलने को तैयार नहीं है, हमारी टीमें भी वहां जाने को तैयार नहीं है। लेकिन अगले महीने पोलैंड में दोनों देशों के भाला फेंक आपस से भिड़ने वाले हैं। वहां तो खेलना ही पड़ेगा। आमने सामने जब आ गए हैं, वहां से भारत और नीरज चोपड़ा हमारे देश के एक प्रतीक के रूप में है, खेल की भावना के कारण। और वास्तव में कहें तो जहां इनकी कोशिश की गई है कि इन्हें इस धार्मिक और उस क्षेत्र में फंसाए, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वह चीज अलग है। तो हम सब के भी जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो इस संविधान की इज्जत करते हैं, और चूंकि फौज में भी हैं, ये जिस रैंक हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम चाहेंगे कि जरूर खेलें और खेल की भावना से मतलब वहां पर जाएं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी जो प्रतिद्वंदी हरा देंगे। ना भी हरा पाते हैं बाई एनी चांस, तो इससे कुछ बेइज्जती हमारी नहीं होती है। जी। बिल्कुल सही बात है, खेल को खेल की तरह लिया जाना चाहिए। और फिल्मों और खेलों पर ही सारी राजनीति क्यों की जाती है? वैसे तो बिन बुलाए चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, शोर का आदान प्रदान भी करते हैं, और अंदरूनी रूप से खबरें यह तक आती हैं कि उनके साथ कारोबारी रिश्ते तक भी हैं इन लोगों के। खैर, अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबर का। और यहाँ जो बड़ा अपडेट है वो है ट्रंप के हवाले से। 50 दिन की मोहलत दे रहा हूं, या तो जंग रोक दो, वरना तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। तुम्हारे लगे सगे जितने भी देश हैं उनको भी 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये धमकी जो ट्रंप ने दी है, और वो भी हथियारों की नई खेप देते हुए यूक्रेन को। और उसमें कहा कि भैया हम तो कारोबारी आदमी हैं, यूरोपीय यूनियन पैसा दे रही है तो हमें हथियार भेजने में क्या दिक्कत है? इसे आप कैसे देखते हैं? ट्रंप की जहां तक बात है, या उसके पहले बाइडेन रहे हों, या जो भी उनके रहे हों, अमेरिका जो है एक व्यापारी देश के रूप में उभरा था, और मिलिट्री पावर से, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इतना ताकतवर हो गया कि व्यापार और मिलिट्री, यानी बिजनेस एंड ये आर्म इंडस्ट्रीज को ही बिजनेस में कन्वर्ट करना, इसके बाएं हाथ का खेल है। और इसके लिए जरूरत है, यदि नहीं करता है तो प्रॉफिट रेट इसका पूरा इतना घट जाएगा, जीडीपी का बढ़ना तो दूर हो, यह नेगेटिव में चले जाएगा, यानी यह एक आर्थिक मंदी में चले जाएगा। और इससे बचने के लिए जरूरी है कि बेचे। अभी तक बाइडेन के समय में अधिकांश जो था वो डायरेक्ट सीधे के सीधे यूक्रेन को दिया जाता था, और यूक्रेन के जमीन को यह गिरवी अपने अंदर में कर रहा था। यह ट्रंप और अभी की जो उसका राज्य सत्ता है, जो इसका डीप स्टेट है, उसको समझ में आ रहा है कि वह अब हम नहीं, उस पर हम दाव लगा सकते। पता नहीं रशिया कहां कहां तक घुस जाएगा। उसके जो रेयर अर्थ है उसका 70% से 75% तक रशिया उस पर कैप्चर कर चुका है। इसलिए यह सब अब वो धंधा कर रहा है। बीच में तथाकथित रूप से रोका गया था, वह तैयारी संभवतः नहीं थी या इनके पास कम गया था। अब पूरा के पूरा 17 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भेज रहे हैं, यानी 17 बैटरी भेज रहे हैं। एक में 3 से 5 वो लॉन्चर होते हैं, यानी कर सकते हैं। काफी पावरफुल माना जाता है, हालांकि वह लेटेस्ट नहीं है, लेकिन मल्टी लेयर में काम करेगा। नासाम है इन्हीं के साथ जो है, वह नॉर्वे वगैरह के साथ जो मिला है, जर्मन का वो है, वो सब आके बनता है, तो उससे काफी मजबूती मिलेगी, जो कि काफी कमजोरी हो गई है। रशियन ऑफेंसिव ऑपरेशन जो वहां के, जो स्पेशली ड्रोन्स आजकल 200 300 की संख्या में आ रहे हैं, उनको रोकने में आसानी होगी। हालांकि बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब इनका एक एक बैटरी का दाम 6-7 लॉन्चर मान ले कर ले, तो $1-1 बिलियन है। मतलब उसको 7-8-10 से भाग ले लीजिए तो कुछ मिलियन में आते हैं। और एक ड्रोन को मारने के लिए इतना महंगा आप इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने कहा कि मुफ्तखोरी बंद।
और E3 चिल्ला रहे हैं, नेटो चिल्ला रहे हैं तुम हमसे खरीदो और इस्तेमाल करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और सीधे के सीधे हमारे व्यापारियों को दो, जो भी इनको कमीशन होगा वह तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इतना जरूर बताओ कि अभी नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, हम्म। और उन्होंने प्रशंसा में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कहा कि आप जो है सो पूरा दुनिया भर के पुलिस है और अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है, इसको खत्म नहीं होने दें, इसको बरकरार रखें। अप्रत्यक्ष रूप से जो उन्होंने नहीं कहा वो मैं कर रहा हूं, आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। यानी आपका वरद हस्त चाहिए ताकि आपके घुटनों के नीचे हम तलवे चाटे और जो भी करें। और बाकी सब तो ट्रंप का हमें पता है कि कतई विश्वास करने वाली बात नहीं है। 50 दिन चूंकि उनका कुछ व्यापार रशिया से चल रहा था उसे पूरा करना चाहते हैं, और साथ साथ ये जो सेकेंडरी धमकी दे रहे हैं कि सेकेंडरी मतलब बैन करेंगे, इसका मतलब होगा जो भी रशिया से कर रहा है उसके ऊपर बैन होगा। यह आसान नहीं है क्योंकि उसमें चीन भी आता है, भारत भी आता है, तो देखिए कैसे जिस आता है। जी जिस आपने नाटो उसके सेक्रेटरी की बात करी है, मार्क रूटो, उसने ही ट्रम्प को डैडी कहा था, तो डैडी के पास पहुंच गया उनका बच्चा और वहां जाके जी उनकी तारीफ जी, कर रहा है और बहुत कह रहा सही। है कि साहब बचा लीजिए। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, सर। ये रशिया का डर है कि वो बढ़ता जा रहा है यूक्रेन के अंदर, या अमेरिका के पीछे हटते हुए कदम है जिसके चलते यूरोपीय देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं? और खबर आज छपी है कि फ्रांस के मैक्रो ने कहा है कि भैया $3.5 बिलियन इस साल बढ़ाओ और 2027 तक जाके $3 बिलियन और बढ़ाओ रक्षा बजट पर। तो ये डर है या तैयारी है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई चीजें, कई वेरिएबल्स वेरिएबल्स मतलब कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं। केवल डर कहें या केवल पीछे कहना कहें या केवल चालाकी कहें, नहीं, बहुत सारा कुछ है। और इसमें ट्रम्प का जो टीम है वह सारा का सारा काम कर रहा है। जर्मनी या फ्रांस मैक्रो की आपने बात कही, तो पिछले वाले नेटो मीटिंग में जो हुआ था जिसमें ट्रम्प भी पहुंचे थे, तो वहां पे स्पेन ने कहा था कि मैं 2 या 2.5% जो भी जीडीपी का हमारा रक्षा बजट पे जाता उसे नहीं बढ़ाऊंगा। यानी बाकी सब देश तैयार हो गए थे कि तकरीबन मजबूरी थी। यह सीधे धमकी, देखिए कैसे ट्रम्प ने कहा कि यदि स्पेन नहीं बढ़ाता है तो स्पेन के ऊपर हम टैरिफ बढ़ा देंगे। पूरे यूरोपियन यूनियन पर 25% लगा रहे, स्पेन के ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। यानी स्पेन को फोर्स कर रहा है कि तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। क्यों? कि हमारे अस्स पेट्रियट है या जितना है वो कर दो, उससे यूक्रेन को दो, युद्ध जारी रहे, मैं अलग से तमाशा देखूंगा, हमारे सैनिक नहीं जाएंगे, हमारे विशेषज्ञ नहीं जाएंगे। और कहीं न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया तो ट्रंप को, अमेरिका को बड़ा उम्मीद है, यह साफ नजर आ रहा है कि होगा तो लिमिटेड होगा। जो हमारी समझ है उनसे उनकी समझ अलग है। यानी रशिया 2-4 बॉम्ब जो है इधर पोलैंड इधर उधर यूक्रेन में छोड़ देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, और इधर से ये लोग जो फ्रांस इंग्लैंड है वो भी रशिया के कुछ खास हिस्सों में, मॉस्को वगैरह में छोड़ देंगे, अमेरिका बचा रहेगा। हालांकि ये बहुत मूर्ख लोग हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है एक साथ काम कर रही हैं। कभी कुछ आगे बढ़ रहा है, कभी कुछ पीछे हट रहा है। और अंततः मैं दोहराऊंगा कि ये दक्षिण पंथी जो है, ये साम्राज्यवादी लोग जो है, यह जो स्पेशली जो टॉप पर है, इनका जो पीछे से सोचने वाले थिंक टैंक है, वो भले ही कुछ समझदार है, लेकिन ये लोग दूसरों को मूर्ख और अज्ञानी नहीं बना रहे, ये खुद भी महामूर्ख है। जैसे ट्रंप को ले लें या बाइडेन को ले लें, हमें पता है कि किस किस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। और इस तरह से इनकी किसी भी बात में ना कभी लॉजिक होता है, ना ही कोई रीजन होता है, जो मर्जी बोल दिया, जो कुछ और हुआ कर दिया। ये पुतिन के बारे में बोलते हैं कि पुतिन बड़ा खतरनाक आदमी है, दिन में कुछ और कहता है और रात में जाके बम फोड़ देता है। ये उससे कम खतरनाक है कि क्या, आज कुछ बोलते हैं 2 घंटा के बाद कुछ और कर गुजरते हैं। जी चलिए, अब गाजा, ईरान और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। और जो पहला अपडेट है वो है गोलान हाइट्स पर आईडीएफ के एक फौजी द्वारा सुसाइड करने से जुड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 3 मर चुके हैं। क्यों इतना सुसाइड कर रहे हैं ये लोग, सर? ये बड़ा जबरदस्त न्यूज है। ये 3 बता रहे हैं, वो 3 में तो सुसाइड हुआ, इसके कल ही या परसों 3 हमास ने भी मारा था। और पहले मैं थोड़ा सा हमास का बता दूं कि उन्होंने जब फायरिंग की, वो एंटी टैंक मिसाइल या जो भी रॉकेट कहें उसका इस्तेमाल, हो सकता है कुछ और तैयारी करे, देखा कि ये सैनिक आ रहे हैं आईडीएफ को, उन्होंने उस पर चलाया। 2 मारे गए, एक को इन्होंने पकड़ने की कोशिश की। एक जब से लड़ाई हुआ है, शुरू हुआ है इस बार वाला, यानी 2013 के अक्टूबर में, उसके बाद से आईडीएफ का यह रहा है कि हमारे बंदे पकड़े नहीं जाने चाहिए। चूंकि वह
बंदी जो होता है उसे कारण बड़ा मुश्किल हो रहा है, और हमारी जनता उठ खड़ी होती है, वो पकड़ा जाए तो उसको मार दो, तो तीसरे बंदे को, वहां भी तीन है, तीसरे बंदे को संभवतः इन लोगों ने खुद मार दिया जो हमास लेके जा रहे थे। खैर, अब आते हैं इस पर सुसाइड के बात में। सुसाइड की संख्या काफी भारी संख्या में बढ़ी है, करीब 2-3 गुना हो गया। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, जो आपने कहा कि एक गोलन हाइट में हुआ और पिछले 10 दिन में दो और मारे गए, और 2025 में अभी तक 15 इन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि 42 टोटल सुसाइड किया। लेकिन सुसाइड से ज्यादा खतरनाक है बीमारी, इसकी मैंने कभी चर्चा की थी, पीटीएसडी, जी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जी ट्रॉमा हुआ, मारा नहीं। हालांकि ये जो इसमें जो गोलन हाइट वाला था, वह गाजा में दिमागी लड़ाई लोचा कर हो रहा गया, था। संजय दत्त की भाषा में दिमागी लोचा हो गया। बहुत बहुत सही पकड़े हैं आप। तो ये लोग जो हैं, इनकी जो घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती, हो सकता है किसी बच्चे को मारा हो, कहीं कुछ मारा हो, या खुद बगल में बम फटा हो। मैंने बताया था कि हिटलर बड़ी जोश शोर से जाता था फ्रंट पे, बगल में बम फटा, उसके बाद से अपने बंकर से ही नहीं निकलता था, और तभी निकला जबकि खुद का सुसाइड कर लिया जब हार रहा था। खैर, तो इस हालात में पीटीएसडी की संख्याएं बहुत बढ़ रही हैं, और यहां तक कि इनका जो रिजर्व आर्मी से ही भाग नहीं रहे हैं, बल्कि इनको जो सर्विस वाले हैं वो भी पीछे हट रहे हैं। ये लड़ाई चलता रहा, ये चीज भले ही इनको आईडीएफ के चीफ हो या दूसरे लोगों को ना समझ में आया हो, ये लोग कहते हैं उसको हम बिठा के समझाएंगे। तो बिठा के समझाने वाला नहीं तो उतना चाहिए, या एक लंबा लाइन लगा रहेगा। तो ये चीजें पूरे के पूरे इनके फौज में जितना हमास नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक इनके खुद के कारण भी हो रहा है। जी, फौज में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को शामिल करने का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इसराइल में, और इसके चलते कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की सरकार गिरने जा रही है। क्या सच्चाई है सर? हाँ, ये है, ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इसकी बात की, और ये लोग कहते हैं कि हमारे जो खास लोग हैं, ये हरेदी, ये लोग जो है सो हमारे पढ़ने वाले हैं, मतलब यहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं वह युद्ध में कैसे जाएंगे वाले, वह युद्ध वाले करने वाले नहीं। हम तो सिखाते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम धार्मिक लोग हैं। और जो अभी नियम बनने की बात थी, उसमें साफ इनकी मांग है इन लोगों की, इनका जो भी है कि इनका है तोरा, यूनाइटेड तोरा जूडा, जूडाइज जो है, जो जूडा जो इनका धर्म है, उसके जो लोग हैं कि नियम बनाओ कि हमारे लोग नहीं जाएंगे, नियम बनाने को तैयार नहीं है। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर वो तैयार नहीं है कि हमारे यूथ जाए, तुम्हारे यूथ ना लड़ेंगे। पीटीएसडी का यह भी एक कारण है। तो इसके कारण इनके दो नेता, इनके जो चीफ थे तोरा के, जो थे, उन्होंने कहा कि रिजाइन करो, दो ने कर दिया। इसके बावजूद ये अभी बहुमत में है, 120 के ऐसे आसपास है, 60 है होना चाहिए, अभी भी 65 है, 67 है, दो निकल गए तो 65 बच्चे। हालांकि मेरे नजर में जो भी हट रहे, धमकी दे रहे, नहीं चाहेंगे कि इस हालत में सरकार गिरे, ये कहीं ना कहीं से है, इन पर दबाव भी है, चलता रहेगा, 2-4 इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वास्तव में जब इनका होगा, और ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जबकि इनका संसद का अभी बंद होने वाला है, 3 महीना का और टाइम मिलेगा, 3 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये सब जो है, एक बिहार में एक शब्द है लसर घंटी, मतलब लटकाए रखो। तो ये सब लटक रहा है, युद्ध जारी है, वो हो रहा है। लेकिन इजराइल अंदर से जनता भी देखे तो 75% जनता अभी, या 70% जनता ने अभी ऑनलाइन वोटिंग में कहा था कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। बिल्कुल तो आपने ये सही। लटक रहा है और वहां खत्म हो रहा है। जी, इजराइल की जांच कर रहे यूएन के 3 अधिकारियों ने क्यों अपने आप को अलग कर लिया, इस्तीफा दे दिया? ये 3 अधिकारियों में जो चीफ थी वो महिला थी, और बाकी सब जो भी थे। और इनका याद होगा आपको कि इनके फॉरेन मिनिस्टर ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका के अंदर में जो भी इनका बैंक था वह सीज हो गया, इनकी संपत्ति को नहीं लेके जा सकते हैं, वो सब होना शुरू हो गया। जो जस्टिस खान या जो भी उनके प्रोसिक्यूटर थे, उनको भी एक तरह से बहुत तंग करने की कोशिश की गई, किसी लड़की से फंसाने की कोशिश की गई, जो कि पता चला कि गलत था। उसमें इजराइल की सीक्रेट सर्विसेज, बाइडेन का तो नहीं था, ट्रंप का बहुत जबरदस्त हाथ रहा है, और इस तरह से धमकी दी गई है मारने की भी। इन लोगों ने कहा कि अब हम हट ही जाते हैं, बड़ा चुपचाप हटे। लेकिन इधर से अमेरिका और दूसरी तरफ के लोगों ने खुलेआम कहा कि हम बहुत खुश हैं कि जो हमारे खिलाफ है उनको हटाया जा रहा है। यानी तथाकथित रूप से जुडिशियरी जो है अब इन साम्राज्यवादियों, जैनवादियों, फांसीवादियों, नाजीवादियों के हाथ में पूरी तरह आ चुका है। और यह आम जनता जितनी जल्दी समझे
कि बिल्कुल। आपको अब इस संविधान से या जुडिशरी से या पुलिस से या आपके जो अपने प्रतिनिधि से उनको उनसे आपको कोई राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि वह वास्तव में आपके दुश्मन है। जी। दुश्मन है या दबाव में है या दुश्मन उनको बना दिया गया है या उनकी फितरत ही यही है, ये एक बहस का भी मुद्दा होना चाहिए और इस पर बात होगी तभी सुधार भी हो पाएगा। लेकिन इसी के साथ हम एक तरफ देख रहे हैं ज्यादा मौतें होने के बाद भी ईरान जो है वो कमजोर बात करता हुआ दिख नहीं रहा है। वहां के लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि साहब हम सुसाइड कर लेंगे, वहां के लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम लड़ने नहीं जाएंगे। वहां के तो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारे 12 परमाणु वैज्ञानिक मर गए हो, कोई नहीं, हमारे पास 100 और हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हर 12 मरते हैं तो ट्रेनिंग देते हैं और हर 12 पर 100 वैज्ञानिक और है। हालांकि यह यदि वास्तव में है तो यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस आधार पर कहा क्योंकि नेतान्याहू ने कहा था कि हमने ईरान को 40 साल ढकेल दिया और वो क्या कहते हैं कि शांतिपूर्वक हम्म। यूरेनियम के संवर्धन करने को हमने 40 साल ढकेल दिया है। बड़ा बेशरम आदमी है, यदि शांतिपूर्वक काम कर रहा है तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है। दूसरी बात, अभी ईरान की जनता में बहुत जोश है, वो लोग बहुत खुश है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इजराइल को सही में दिखा दिया है कि हमारी कितनी ताकत बनती है, और इसलिए जो वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं उसके उनके बातों में दम है। 100 हो या 20 हो, वह अपना संवर्धन जारी रख सकते हैं, लगता है बिल्कुल। मुझे। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के उनके तेवर दिख रहे हैं या जिस तरीके का वो अपना रवैया दिखा रहे हैं वो उनको कमजोर कहीं से भी नहीं बता रहा है। अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का। ट्रंप महान के पेंटागन ने बहुत सारे पैसे देने तय किए हैं गूगल को, एआई, ओपन एआई को, और जो अपना मस्क वाला ग्रोक है उसको। किस काम के लिए दे रहे हैं ये इतना पैसा सर? सबको 200 मिलियन डॉलर दिया है, यानी पैसे की कमी नहीं है। तथाकथित रूप से ये लोग पैसे बचा रहे हैं। हालांकि जो भी था, मस्क तो अब उस डिपार्टमेंट एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नेंस जो था उससे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, खत्म किया जा रहा है। यह नजर आ रहा है इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को, लोगों को पढ़ाने की क्या जरूरत है। पढ़ के ये लोग विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे अकल की बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये जो दे रहे हैं बेसिकली मिलिट्री इक्विपमेंट से, मिलिटराइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप को, जैसा आपने ग्रोक के बारे में कहा, और अब ग्रोक जो है सो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए, मिलिट्री काम करने के लिए मिलिट्री ग्रोक अलग से होगा। और यहां पे ग्रो का जो भी ऐप है क्या करता है, मान लीजिए कि आपने कुछ सवाल पूछा, मुझे नहीं मालूम है, तो मैं गूगल में जाता हूं, ढेर सारे तरह लिख के वेरियस सर्च इंजन में जाता हूं, याहू इंजन जाता हूं। यहां जब ऐप में जाता हूं तो यह जो है सो सैकड़ों जितने इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हजारों हैं, उनको तुरंत लाके 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारे सामने ला देता है। यानी हमारे काम को, जो जितना क्लर्क का, जितना तथाकथित पढ़े हुए लोग थे, उनका जो काम मान लीजिए वह 12 घंटा में जमा करते हैं। आपको याद होगा, आप तो पत्रकार रहे हैं, कि जब भी संसद चलता था, कुछ सवाल होता था, तो सवाल वहां से फटाफट पूछे जाते थे कि कल ये सवाल आ गया है। यूपी गवर्नमेंट के पास एग्जाम्पल के लिए इंजीनियर के पास जाता था, फटाफट करो कि कितना इरिगेशन में पानी बटा, कितना नहीं बटा। अब वह ग्रोक को डालेगा तो 2 सेकंड के अंदर में उसके सामने, स्पीकर के सामने होएगा। जी। बिल्कुल। अब यहां ये बताइए कि अगर ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि वो नेतन्याहू की कठपुतली है अमेरिका में, तो उस पर उसे चिढ़ने की जरूरत क्या है? उसे तो खुश होकर कहना चाहिए हाँ भाई मैं तो उसकी दुम हूं, जैसे वो चाहता है मैं हिलती हूं। केवल कठपुतली कहता तो बात अलग था। हालांकि ये कहते हैं कि एल्मो नामक, पूरी तरह से मैं नहीं जानता हूं, एल्मो नामक बंदा है, उसके काफी मतलब फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे या एक्स पे, और कुछ कुछ लिखते हैं तो बहुत सारे होते हैं, मतलब 6.5 लाख फॉलोअर हैं। और इनका सीसेम स्ट्रीट करके है, उस पर से आना शुरू हुआ कि भाई ट्रम्प जो है सो नेतान्याहू का कठपुतली है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। और सबसे बड़ा चीज, इसे जो भयानक चीज आ गया, कठपुतली तक तो ठीक था, कि जो जेफरी एप्स्टीन है, इसके मुद्दे पर संभवतः हमने नहीं बात की है, जो कि 2019 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, या जेल के अंदर या मार दिया गया था, क्योंकि तथाकथित रूप से उनके पास एक लिस्ट था जिसमें वहां के बड़े बड़े लोग जो छोटे बच्चों के साथ, दूसरों के साथ गंदी हरकतें करते थे, उस तरह की चीजों में आते थे, जैसे हमारे मुजफ्फरपुर में और बिहार में हुआ था, नेतान्याहू में उसमें हुआ था, लेकिन छुपा दिया गया। जो बच्चियां किसी तरह के यतीम खाने में रहती थी, उनके साथ किया जाता था, वो छुप गया, पता नहीं मसला कहां गया।
वैसा ही यहां पे था। और इसमें आपको याद होगा कि इनके बारे में कहा गया था, ट्रंप के बारे में, कि इसका भंडा फोड़ दिया जाएगा, उनका भी नाम है। और यह एलॉन मस्क ने कहा था जब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। और इसलिए ये जो लोग भड़के, तो इसने जो कहा, सीसेम स्ट्रीट या एल्मो ने कहा कि भाई हमारा हैक हो गया था इसलिए आ गया, हमने कुछ नहीं किया, चलो हम हटा देते हैं, और हमारे पास आ गया। तो इसलिए भड़कने की बात है। और लास्ट में ट्रंप ने कहा था चुनाव के दौरान कि सबको हम भंडा फोड़ देंगे। वैसे ही जैसे हमारे यहां कहा गया था कि हम चुनाव में आएंगे, तो जो हमारा ब्लैक मनी जो बाहर में है, कई देशों में है, खासकर जो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में हम दिखा देंगे। वहां यहां भी कहा गया था, लेकिन जब दिखाने की बात आई तो कहते नहीं हटा, उसमें कोई दम नहीं, बेकार की चीज है। उसको दबा दिया गया इन लोगों ने भी, क्योंकि इनके अपने लोग उसमें फंसे हुए थे। जी। बिल्कुल आपने सही कहा, इस मुद्दे को हम छू नहीं पाए हैं और मुझे लगता है इस मुद्दे पर एक अलग से डिस्कशन करके बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपके सामने रखे जाने चाहिए, क्योंकि जेफरी एपस्टीन की उस लिस्ट में काश पटेल का नाम भी था। बताया जा रहा है जो वर्तमान समय में अभी एफबीआई का चीफ बना बैठा है, उसको कुर्सी से उतारने की बातें हो रही हैं। और उस लिस्ट में जो ये राजा हैं ब्रिटेन के, उनके भी कई घरानों के नाम थे, कई लोगों के नाम थे। तो शायद वो मरा नहीं है, उसको मरवा कर बहुत सारे लोगों ने दबा दिया। और ट्रंप ने जो कहा था चुनाव में कि वो इन तमाम चीजों को सार्वजनिक करेगा, सत्ता में आते ही वो अब इनको नहीं कर रहा है। क्या एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है अमेरिका में? इस पर हम एक अलग से बातचीत सर के साथ करने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत वक्त दिया सर, बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने का करेंगे प्रयास। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।